देखिए, आप सबसे बात करने के लिए मुझे पंखा को बंद करना पड़ता है और जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी भी होती है। अतः हम जिसके लिए हम आपसे बात करना चाहते हैं, जो मेरा जो प्रश्न है कि ये मिथिलेश का वीडियो आपने देखा होगा, जिसकी उम्र 18 साल है। इसको 2 लाख रुपए में वर्दी दे दिया गया और खैर वो तो इनोसेंट लग रहा है देखने में। और बिहार में ऐसे गैंग जो काम कर रहे हैं पैसा ठगी करने का, इस पर सरकार जो है एक्शन नहीं ले रही है। और अगर ले रही है तो किस तरह का एक्शन ले रही है कि इस तरह का हर बार कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को मिलता है। प्रश्न ये था हमसे आपसे कि ये जो मैं बात करने का कारण जो था वो ये था कि वो तो आईपीएस ही बनाया है और थोड़ा सा ये लोग और इस पर वर्क करता तो बिहार का सबसे बड़ा डीजीपी का पद भी ये लोग दिलवा देता। नहीं तो प्रधानमंत्री का कोई ड्रेस कोड होता तो वो भी पहना देता कि प्रधानमंत्री बन गए 18 साल में। क्या मजाक चल रहा है, मतलब हद हो गई है। शर्म करो। कितना इस पर रील्स बन रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं। और चलिए मैं दूसरे टॉपिक बात करता हूँ, इसको छोड़ता हूँ। आपसे दूसरा प्रश्न है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न ये है कि आपने ओला उबर ऑनलाइन आपने गाड़ी बुक किया, ड्राइवर जो ओला उबर का था वो आया आपके पास और आपको आपने उसको ओटीपी दिया और वेरीफाई किया और आप गाड़ी में बैठ गए, ठीक है। उसके बाद आपको गाड़ी से ड्राइवर जो था ओला या उबर का या जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपने गाड़ी में बैठ गए, उसके बाद आप जा रहे हैं, ठीक है। गाड़ी का सभी जो खिड़की है उसको ड्राइवर जो है बंद कर देता है और एसी चलाने के पर्पज़ से। उसके बाद जो है गाड़ी को रोक देता है और आपसे वो फिरौती और इस तरह का डिमांड करता है गन दिखाकर कि आप मुझे कुछ पैसा दो, नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे, ठीक है। ये प्रश्न समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? आपको सर पर गन रखकर बोलता है कि मुझे 10 लाख रुपया दो, ठीक है। आपने कहा कि अभी तो नहीं है, हम देंगे बाद में। फिर वो गन के माध्यम से और भी उसके ग्रुप के लोग भी, 1-2 लोग भी गाड़ी में बीच में बैठ जाते हैं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप लोग से जवाब चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद जो है गाड़ी को वो लेके जाता है आपको डराते हुए, गन दिखाकर, चाकू दिखाकर, और एक सुनसान जगह पर आपको कहीं रूम जहाँ पर उसने पहले से सेटिंग कर रखा है वहाँ पर आपको ले जाकर रूम में बंद कर देता है और आपसे डिमांड करता है कि हमें 1 सप्ताह के बीच में हमको 10 लाख रुपया चाहिए। प्रश्न ये है कि ये जो कुछ भी हुआ आपके साथ, क्या इसको हम किडनैपिंग, अपहरण जिसे बोलते हैं, अपहरण, क्या इसको ही अपहरण कहते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। इसको अपहरण कहते हैं, किडनैपिंग कहते हैं इसको? आपका किडनैप हो गया, आप किडनैप हो गए? यही प्रश्न था मेरा, ठीक है ना। अब आप सबको ये वीडियो दिखाऊंगा और इसके बारे में हम बताएंगे। कभी भी कोई व्यक्ति किडनैप होता है तो हमारी सरकार हमारे लिए क्या करती है? जी, मेरा नाम प्रदीप है जी। आप यहाँ सैदपुर के रहने वाले? जी, सैदपुर। आप कहाँ गए थे, कहाँ पे काम कर रहे थे? जी, ऑनलाइन माध्यम से मुझे जॉब ऑफर आया था। थाईलैंड में एक शहर है चियांग माई, वहाँ से एक रेस्टोरेंट मैनेजर की जॉब ऑफर थी। तो वहाँ पर मैं गया था जॉब करने। वहाँ पर मैंने 9 जनवरी को एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर ज्वाइन किया था। अच्छा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ मेरा वर्क वीज़ा भी था 1 साल का। वहाँ मैंने लगभग 3-4 महीने जॉब किया। जॉब करने के बाद मुझे वहाँ लगा कि मुझे अपने सैलरी में ग्रोथ करना चाहिए, तो चेंज करना चाहिए। तो वहाँ जब मैं चेंज करने के लिए मैंने ऑनलाइन माध्यम से जॉब एप्लीकेशन शुरू कर दिया। फिर एक पोर्टल से मुझे जॉब ऑफर का इंटरव्यू कॉल आता है कि थाईलैंड में एक जगह है माइसोट, वहाँ से एक इंटरव्यू कॉल आता है कि आप पर्टिकुलर लोकेशन पे आइए, यहाँ पर रेस्टोरेंट मैनेजर के लिए वैकेंसी है। तो सबसे पहले वो मेरा ऑडियो इंटरव्यू लेते हैं। ऑडियो इंटरव्यू में लगभग 15 मिनट का इंटरव्यू चलता है। उसमें मेरे बारे में, प्रोफेशन के बारे में, कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है या नहीं, फिर आपको वर्क के बारे में कितनी अच्छी नॉलेज है, ये सब चीज़ों के बारे में इंटरव्यू होता है। फिर उसके अगले दिन वो लोग बोलते हैं कि आपका जो ऑडियो इंटरव्यू है वो सक्सेसफुल है, आप सेलेक्ट हो गए हैं। फिजिकल इंटरव्यू के लिए आपको माइसोट जाना होगा, जो वहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर था। तो मैं 14 मई को माइसोट जाता हूँ इंटरव्यू के लिए, जहाँ पर उन्हें लोकेशन। ये बताया गया था कि आपको कितना पैसा मिलेगा वहाँ से ज़्यादा, मतलब वहाँ से ऐसी बात है, वहाँ से लगभग 40% ज़्यादा था। अच्छा। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैं जब वहाँ पहुँचा माइसोट में लोकेशन पे पहुँचा तो उन्होंने बोला, मैंने कॉल किया HR को कि मैं आपकी दी हुई लोकेशन पे पहुँच गया हूँ
तो उन्होंने बोला कि आप वहीं खड़े रहिए, अब आपके लिए गाड़ी भेज रहे हैं, वो गाड़ी आपको इंटरव्यू सीधे लोकेशन पे लेके चली जाएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके 15 मिनट बाद वहाँ एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी के अंदर 2 आदमी होते हैं। उनमें से एक आदमी मोबाइल से की स्क्रीन पे मेरी फ़ोटो रहती है, मुझसे पूछता है ये आप ही हो या नहीं। मैंने बोला हाँ ये मैं ही हूँ। फिर मैं भी HR को फ़ोन करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि ये गाड़ी नंबर है और ये लोग आए हैं मुझसे लेने। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप गाड़ी में बैठ जाइए। फिर मैं वहाँ गाड़ी में बैठ जाता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ उनसे कि ये इंटरव्यू लोकेशन कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, एयरपोर्ट के पास। तो मैंने भी क्या किया कि एयरपोर्ट लोकेशन डाल दी अपने मोबाइल फ़ोन में और सेट कर दिया GPS पे। फिर गाड़ी जब चलने लगी 1-1.5 किलोमीटर चली तो मुझे लगा कि गाड़ी GPS के अकॉर्डिंग विपरीत दिशा में जा रही थी। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि आप किधर जा रहे हैं, हमारा लोकेशन तो अपोजिट साइड में है। तो वो जवाब नहीं देता, गाड़ी चला ही रहा होता है। फिर मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, तो फिर मैं ड्राइवर के कंधे पे पीछे से हाथ मारता हूँ, बोलता हूँ कि गाड़ी रोक दीजिए आप। मुझे गाड़ी तुरंत रोकी। अभी 2-3 बार उसे बार बार बोलता हूँ। तो उसके बगल में जो आदमी रहता है उसके सामने डैशबोर्ड रहता है, उसे खोलता है, उसमें से पिस्तौल छोटी सी निकालता है और इशारा, उसको शायद अंग्रेजी नहीं आती थी, तो वो मुझसे बोलता है कि चुप रहो और बैठे रहो। पिस्टल दिखाता है। पिस्टल दिखाने के बाद तो फिर मैं समझ जाता हूँ कि बहुत बड़ी मुसीबत में मैं फंस गया हूँ। फिर गाड़ी लगभग 35-40 मिनट तक चलती रहती है, अच्छी खासी स्पीड में, 80-90 की स्पीड में चलती है। पहाड़ी इलाके में घुस जाती है वो। मेरा मोबाइल मेरे पास ही था उस समय तक। मैं देख रहा था कि मेरी जो गाड़ी है वो म्यांमार बॉर्डर की तरफ जा रही है। अच्छा। फिर धीरे धीरे म्यांमार जो बॉर्डर है उसके एकदम नज़दीक आ जाती है। फिर वहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक नदी है, वहाँ पर गाड़ी रोक देते हैं नदी के किनारे। वहाँ ढेर सारे पेड़ भी उगे थे। फिर वहाँ पे पहले से ही 6-7 लोग खड़े थे। जैसे मैं वहाँ पहुँचता हूँ तुरंत मुझे उनको हैंडओवर कर देते हैं। अच्छा। फिर वो मुझे लेके जाते हैं नदी के किनारे। वहाँ पे एक नाव रहती है, नाव में मुझे बैठाते हैं, फिर नाव से नदी को क्रॉस कराते हैं। अच्छा। मैं उस समय भी देख रहा था मैप में, मैं देखा अगर मैं इस नदी को क्रॉस करता हूँ तो मैं म्यांमार में चला जाऊँगा। ये बॉर्डर था शायद। अच्छा, मतलब आप पूरा जो है लोकेशन अपने मोबाइल में देख रहा था मैं। वो मेरा मोबाइल मेरे हाथ से लिया नहीं था तब तक। फिर नदी क्रॉस करते लगभग 40-50 मीटर की चौड़ाई रहती है नदी की, ज़्यादा चौड़ाई नहीं रहती, लेकिन बहुत तेज़ बहाव रहता है उसका। नदी पार कर जाता हूँ तो देखता हूँ सामने बहुत ढेर सारे व्यक्ति आर्मी की ड्रेस में हैं, उनके हाथों में AK-47 बंदूकें हैं। ऐसा लगा था मैं किसी आर्मी कैंप में आ गया हूँ। और सभी म्यांमार थे, जो नागरिक थे सारे म्यांमार नागरिक थे। मैं समझ गया था कि मैं बहुत गलत लोकेशन पे मैं फंस गया हूँ। मैंने तुरंत अपनी लोकेशन अपनी वाइफ को सेंड कर देता हूँ और नीचे लिख देता हूँ कि आई एम इन ट्रबल, ऐसा कुछ लिख के भेजता हूँ। मतलब जितने 1-2 लोग और थे जो मेरे थाईलैंड में जहाँ मैं काम करता था, उसमें से एक व्यक्ति को भी मैं अपनी लोकेशन भेजता हूँ और नीचे मैसेज भेजता हूँ कि मैं मुसीबत में हूँ। फिर वो लोग मुझे लेके वहाँ से बगल में ही, जहाँ जैसे नदी पार करेंगे वहीं पर बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जिसकी लाल रंग की छतें हैं, वो दिख रहा था मुझे। तो फिर वो मुझे कार में बैठाते हैं वहाँ से, फिर वहीं लेके उसी कैंपस के अंदर लेके जाते हैं। बहुत बड़ा गेट खुलता है, आप गेट के अंदर जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, आपका जो बैग होता है उसे चेक करते हैं, फिर आपका मोबाइल आपसे ले लेते हैं और मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हैं। फिर वहाँ पर 5-10 मिनट रुकने के बाद फिर ऑफिस से 2 लोग आते हैं, मुझे वो जो बैटरी वाली गाड़ी होती है टुक टुक टाइप की, उस पर बैठ के आते हैं। फिर मुझे लेके ऑफिस एरिया में जाते हैं। फिर ऑफिस वाइट कलर की बिल्डिंग थी ऑफिस की, 2-3 फ्लोर की, मुझे सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाते हैं। वहाँ पर मैं जैसे ही फ्लोर पे घुसता हूँ, बहुत बड़ा ऑफिस रहता है, उसमें लगभग 150-200 लोग कंप्यूटर पे बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब वो पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा? हाँ, कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा ही था एकदम, जैसे कॉल सेंटर होता है ना, जस्ट वैसा ही एकदम। 150 से 200 लोग। और कोई इधर उधर नहीं देख रहा, सब अपनी स्क्रीन पर ही देख रहे हैं, एकदम डिसिप्लिन तरीके से बैठे हुए हैं। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर वहीं पे खाली टेबल भी थी, उन्होंने बोला कि यहाँ पे बैठ जाइए आप। वहाँ मैं बैठ जाता हूँ। फिर उसके बाद 2 चाइनीज़ और एक ट्रांसलेटर आता है। चाइनीज़ ट्रांसलेटर को कुछ बोलते हैं, फिर ट्रांसलेटर मुझसे बोलता है कि तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं। मैंने बोला आता है। फिर और पूछा कि क्या तुम्हें टाइपिंग आती है। मैंने कहा हाँ, कंप्यूटर चलाना आता है तो टाइपिंग तो आती ही होगी। बोला स्पीड कितनी है तुम्हारी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया अपनी स्पीड, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। कह रहा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से एक दूसरा चाइनीज़ आता है, मुझे लेके जाता है नीचे बिल्डिंग से बाहर एक और दूसरी बिल्डिंग में जिसमें लोग रहते थे, उसमें 4थे फ्लोर पे लेके जाते हैं मुझे। वहाँ पे मेरा रूम था, उस रूम में 10 लोग रहते थे, मतलब टोटल मुझे लेके 10 लोग रहते थे। ऊपर नीचे सोने की व्यवस्था थी, इतना ही बड़ा रूम था लगभग। उस रूम में मुझे सेट कर दिया गया। बोला गया अगले दिन, जैसे आज शाम को लगभग, उस समय शाम के लगभग 6 बज रहे थे, बोला था कि आपको अगले दिन शाम को 5 बजे ऑफिस आना होगा, तो आपका काम तब से शुरू हो जाएगा। फिर मैं रात भर सोया रहा, परेशान रहा, क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद सुबह जब होती है 9 बजे, तो जो लोग काम करके वापस आते हैं मेरे रूम में, फिर वो मुझे सारी चीज़ें बताते हैं, क्योंकि उसमें 2 इंडियन भी थे। अच्छा। वो मुझे बताते हैं कि एक स्कैम सेंटर है, यहाँ पे स्कैमिंग का काम होता है, हम लोगों से स्कैम कराया जाता है और यहाँ से निकलना नामुमकिन है।
और बताया कि यहाँ पर टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है अगर काम आप नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे उसके बारे में जानकारी दी। फिर मैं समझ गया कि क्या कौन सी जगह और क्या है, थोड़ा बहुत आइडिया मुझे लग गया। फिर शाम को 5 बजे जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि यहाँ पे लोगों को छोड़ा भी जाता है अगर आप कुछ, उनका फिरौती का अमाउंट होता है कुछ 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए, अगर आप पे कर दोगे तो छोड़ भी देते हैं ये लोग, लेकिन उनके मूड के ऊपर है कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं या नहीं। तो मुझे लगा कि मैं जाके उनसे ऑफर करता हूँ। मैं शाम को जब 5 बजे गया तो उन्होंने मुझे कंप्यूटर असाइन कर दिया कि ये टेबल है और आपकी ये कंप्यूटर, आपको इसी कंप्यूटर पे बैठना है डेली आके। तो वहाँ पे जो मैनेजर था चाइनीज़, मैंने उससे बोलता हूँ कि भाई मुझे घर जाना है, मुझे ये सब काम नहीं करना है, मेरे बस का ये काम नहीं है। तो वो बोलता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको यही काम करना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ पैसे, जो भी आपके पैसे चाहिए वो पैसे ले लो मुझसे, मुझे छोड़ दो। कह रहा नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। मैंने उसको 10 लाख बोला, फिर नहीं माना, मैंने 12 लाख बोला, उसके बाद भी नहीं माना। मैं समझ गया आपको मानने वाला नहीं है। तो साथ में मेरे जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने बोला कि 1-1.5 महीने काम करो, उसके बाद बोलोगे तो शायद मान जाए तुम्हारी बात। फिर मैं बस वही सोचा, मैंने काम कंप्यूटर पे काम करना मैंने शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला कि 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी, उसमें आप लोग को सिखाया जाएगा कि कैसे स्कैम करना है, स्कैम करने का तरीका क्या है। तो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग में आपको पहले आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद सिखाया जाएगा कि स्कैम का प्रोसेस क्या है। 2 हफ्ते की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद मुझे काम दे दिया जाता है। वो व्हाट्सअप पे आपको चैटिंग करके लोगों से उनका डेटा लेना होता था। जैसे उनका डेटा आता है फिर उनको एक लिंक भेजकर एक ऐप डाउनलोड कराना होता था। जैसे ही वो ऐप डाउनलोड करते हैं, यूज़र आईडी पासवर्ड सब जनरेट करवाते हैं, उसके बाद उनका अकाउंट हैक हो जाता है। जैसे वो इतना काम करते हैं फिर वहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। फिर वहाँ के बाद चाइनीज़ हैंडल करते थे, वो दूसरे लोग मतलब लोगों को अलग अलग काम बांटा गया। हाँ, तो मेरा हम लोग का स्टेज आता था वहाँ तक पहुँचाना, उसके बाद चाइनीज़ वहाँ आके बैठ जाते थे, फिर वो उनके अकाउंट की हैकिंग करते थे, उनके अकाउंट से पैसे निकलवाते थे। ज़्यादातर जो कंट्री थी वो गल्फ कंट्री और यूरोपियन कंट्री, बल्कि जो रिच कंट्री है उनको टारगेट करते थे, एशियन कंट्री को टारगेट नहीं करते थे वो लोग। ऐसे ही काम चलता रहा। मुझे लगा कि ये कब तक चलता रहेगा, हम लोग ऐसे जो फंसे हुए हैं इस कंडीशन में। उस समय उस दौरान जो है घर पे आपसे बात होती थी कभी फोन? वहाँ पर क्या था कि कुछ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन थे जिन्होंने चोरी से अपने पास रखे हुए थे। जो मेरे ही रूम में कुछ लोग पार्टनर्स थे, वो इथोपिया को फ़ोन लगाया। अच्छा, एम्बेसी को आप डायरेक्ट फ़ोन लगाया अपने फ़ोन से। पहले थाईलैंड एम्बेसी को फ़ोन लगाया। थाईलैंड एम्बेसी को जब मैंने फ़ोन लगाया तो मैंने बताया मैं अपने बारे में कि मैं मेरा नाम प्रदीप है, मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ। तो वहाँ से रिस्पांस आता है कि कोई नई बात नहीं है। अच्छा, हाँ, कहते हैं कि तुम लोग पैसे कमाने के लालच में जाते हो, अब फंस जाते हो तो चिल्लाने लगते हो। तो मैंने बोला सर हम लोग का किडनैप हुआ है, अपहरण करके लाया गया, हम अपनी मर्जी से थाईलैंड म्यांमार नहीं आए हैं। कह रहे हैं कि सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, पहले पैसे कमाने के लालच में जाते हैं म्यांमार, फंस जाते हैं, तो बाद में बोलते हैं हमारा किडनैप हुआ है। तो मैंने कहा कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं हम लोगों के साथ? कह रहे कि तुम पहले नहीं हो, वहाँ तुम्हारे ऐसे बहुत फंसे होंगे। फिर मैं बताया टॉर्चर होता, करे ये सब मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है वहाँ के बारे में। मतलब इंडियन एम्बेसी जो वहाँ पे म्यांमार में है वो इस तरीके से नहीं, जो इंडियन एम्बेसी थाईलैंड में थी, वो इस तरीके से बदतमीजी से बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि आपसे तो बात करना ही बेकार है फिर तो। फिर मैंने कहा ठीक है मैं कहीं और बात कर लूँगा। फिर फ़ोन ऑन कट गया, कोई रिस्पांस नहीं। कहा हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा देश नहीं है। उसने क्लियर बना कर दिया कि हमारे फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मेरे पास दूसरा नंबर था वीके सिंह का, जो म्यांमार के राजदूत थे। मैंने उनको फ़ोन लगाया तो फ़ोन नहीं उठाया। तो उधर से मैसेज आया कि मैसेज कीजिए, मतलब व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए। फिर मैंने व्हाट्सअप पे मैसेज भेजा, अपने बारे में बताया, अपना पासपोर्ट भेजा, पासपोर्ट की फ़ोटो और अपना लोकेशन भेजा कि मैं किस लोकेशन में हूँ, और डिटेल बताई। तो उन्होंने बोला ऑलरेडी आपकी कंप्लेंट हमारे पास आई हुई है, आपके परिवार वालों ने कर रखी है। और मैंने सारी सिचुएशन बताई, करें मुझे सब पता है वहाँ के बारे में। आप एक काम करो कि वहाँ की अगर जो चाइनीज़ आप जिनके अंडर में आप काम करते हो उनकी फ़ोटो वीडियोज़ अगर बना के हमें भेजते हो तो हम लोग के लिए काफ़ी आसान होगा, फिर हम एक्शन लेकर आपको वहाँ से रेस्क्यू करा सकते हैं। तो मैंने बोला ये बहुत खतरनाक काम है, अगर पकड़ा गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये लोग बहुत दरिंदे हैं। तो बोला कि अगर आप ऐसा करोगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। फिर मैंने कहा ठीक है करके देखते हैं। प्लस मैंने बोला कि यहाँ पर बहुत सारे नए इंडियंस भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे आने के बाद तेज़ी से इंडियन आने लगे थे वहाँ पर, बहुत तेज़ी से। वहाँ पर एक इंडियन था जितेंद्र नाम का, जिसको लोग रॉनी बोलते थे, वो एजेंट था। वो एजेंट वहीं रहता था कैंपस के अंदर ही, और उसके सब एजेंट जो इंडिया में फैले हुए थे वो उनके थ्रू कैंडिडेट्स को लाता था, फिर वही इनको इन्फ्लुएंस करके यहाँ म्यांमार लेके आता था। तो वो मेन एजेंट था, उसके अंडर में लगभग 30 से 40 इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए थे उसकी वजह से। तो फिर ये हुआ, मैंने बोला कि यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस आके फंस रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि सबका पासपोर्ट आप फोटो खींच के मुझे सेंड करिए। फिर मैं भी वहाँ के इंडियंस को, जो भी लड़के आ रहे थे, उनको कन्विंस करता था कि अगर हमें घर जल्दी जाना है तो हमें अपने पासपोर्ट की कॉपी भेजनी पड़ेगी। जब संख्या ज़्यादा रहेगी तो एक्शन होगा। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग डर जाते थे। जितने लोग भी माने, मैंने लगभग 22-23 पासपोर्ट भेजे वीके सिंह को म्यांमार में। फिर उसके बाद मैं फ़ोन लेकर अपने ऑफिस भी गया रिस्क लेते हुए, वहाँ की वीडियोज़ बनाया, उनकी फ़ोटो ली चाइनीज़ की, और उसको वीके सिंह को सेंड भी कर दिया म्यांमार में, म्यांमार राजदूत को। फिर उसके बाद मैं अपना काम कर रहा था। 1 जुलाई का दिन था, उस दिन मेरे रूम पे छापा पड़ता है और मेरे रूम से एक छोटा लैपटॉप और एक मेरा मोबाइल फ़ोन, दोनों वो लोग पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद
मेरे मोबाइल को पूरा एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने में उनको सारे वीडियोस मिल जाते हैं। बैकअप मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन उनको बैकअप से पता नहीं कैसे वो निकाल लिया सारा उन्होंने। लैपटॉप में तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि मैं लैपटॉप पे काम नहीं करता था, सारा घरेलू डाटा था उसमें। उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया और फिर उसके बाद सारा बैकअप ले लिया। फिर वहाँ कंप्यूटर पे मैं काम कर रहा था, वहाँ से मुझे डिटेन कर लेते हैं और उठाकर अपने टॉर्चर रूम में लेके जाते हैं। वहाँ पर फिर पहले घुसते ही पहले मुझे मारना शुरू करते हैं। 5-6 लोग रहते हैं, उनके पास जो भी रहता है, डंडा, कोड़ा, हंटर, करंट वाला स्टिक जो होता है वो, उससे लगभग 10-15 मिनट मारते हैं। तो मारने के दौरान एक आदमी का जो डंडा होता है मेरे सर पे लग जाता है, तो मेरा सर फट जाता है वहीं पे। मैं वहीं गिर जाता हूँ, बेहोश, मैं बेहोशी हो गया था, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा था कुछ भी। फिर वहाँ से कुछ लोग उठा के लेके मुझे जाते हैं। अब कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं। तो शायद अस्पताल, वहाँ के जो क्लिनिक था उसमें